एक जमाना था जब मोबाइल फोन का मतलब सिर्फ एक ही नाम होता था, नोकिया, है ना? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मोबाइल फोन का ये बादशाह अपना ताज खो बैठा? आज हम इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये लोगो और इसका वो मशहूर स्लोगन कनेक्टिंग पीपल एक पूरी पीढ़ी की यादों का हिस्सा है। सच कहूं तो नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक एहसास था। जरा इस नंबर को देखिए, 50% से भी ज्यादा। साल 2007 में नोकिया का मोबाइल फोन के आधे से ज्यादा ग्लोबल मार्केट पर कब्जा था। मतलब जरा सोचिए, उस वक्त दुनिया में बिकने वाला हर दूसरा फोन नोकिया का था। ये होता है दबदबा। लेकिन सिर्फ 6 साल के अंदर ये पूरा का पूरा साम्राज्य ढह गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये कहानी ना सिर्फ नोकिया की नहीं है, ये आज भी हर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए, कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि फिनलैंड का ये जायंट आखिर बना कैसे था। देखिए, नोकिया कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। ये एक सदी से भी ज्यादा पुरानी कंपनी थी, जो एक पेपर मिल से शुरू हुई और वक्त के साथ खुद को बदलती रही। टायर, केबल, टीवी सब बनाया। और फिर 1998 में आया वो ऐतिहासिक पल, जब उन्होंने मोटरोला को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 मोबाइल फोन मेकर का ताज पहना। उनकी इस जबरदस्त कामयाबी का एक बड़ा राज था, एक बहुत ही स्मार्ट फैसला। उन्होंने अपने बाकी सारे बिजनेस बेच दिए और अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बढ़ते मोबाइल मार्केट पर लगा दिया। और ये फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। और फिर साल 2007 में कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन, एक ऐसा डिवाइस जो इस इंडस्ट्री के सारे नियम हमेशा के लिए बदलने वाला था। आपको पता है, जब नोकिया के इंजीनियर्स ने पहली बार आईफोन का डेमो देखा तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? ये तो नकली है। मतलब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ बनाया भी जा सकता है। उस वक्त ना सब हैरान थे। हर तरफ यही बात थी, अरे बिना कीपैड के फोन चलेगा कैसे? एक सीईओ ने तो अपनी कंपनी में आईफोन बैन कर दिया और हफ्ते भर बाद खुद ही एक आईफोन इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। और तो और 2012 आते आते ब्लैकबेरी के सीएफओ तक एप्पल प्रोडक्ट्स चलाना सीख रहे थे। सोचिए जरा। देखिए, आईफोन की असली ताकत उसका हार्डवेयर नहीं था, असली गेम चेंजर था उसका सॉफ्टवेयर। पहली बार किसी फोन पर एक असली वेब ब्राउज़र था जो सच में काम करता था। और उसका इंटरफेस इतना ज़्यादा आसान था कि उसने मार्केट के बाकी सारे स्मार्टफोन्स को रातों रात आउटडेटेड बना दिया। तो अब सवाल यह है कि नोकिया ने इस चैलेंज का जवाब कैसे दिया? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, यानी उनकी हार्डवेयर इंजीनियरिंग, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जरा उनके फ्लैगशिप फोन N97 की इस सीनेट रिव्यू को देखिए। एक तरफ फीचर्स की कोई कमी नहीं थी, टच स्क्रीन, कीबोर्ड, 32 GB मेमोरी, शानदार कैमरा, सब कुछ था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अनाड़ी यूजर इंटरफेस, कंफ्यूज करने वाले मेनू और पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब साफ था, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था। और असल में नोकिया की जड़ में यही समस्या थी। उनकी पूरी कंपनी, उनका पूरा R&D हार्डवेयर बनाने के लिए बना था। वो धड़ाधड़ फोन तो निकाल रहे थे, पर उनमें से कोई भी आईफोन का असली कॉम्पिटिटर नहीं था। वो सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम की इस नई लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंचती है जहां एक बहुत बड़ा और उतना ही विवादास्पद फैसला लिया गया। ये फैसला लिया उनके नए सीईओ स्टीफन एलोप ने। एलॉन इस बात को समझ चुके थे कि अब लड़ाई सिर्फ डिवाइस की नहीं रही, ये एक इकोसिस्टम का युद्ध बन चुकी है। मतलब अब जंग सिर्फ फोन की नहीं, बल्कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्स और सर्विसेज के पूरे जाल की थी। तो उस वक्त नोकिया के सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते थे। पहला, अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन और मीगो के साथ बने रहना। दूसरा, गूगल के तेजी से बढ़ते एंड्रॉयड को अपना लेना। या फिर तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके एक बिल्कुल नया तीसरा इकोसिस्टम खड़ा करना। तो चुनाव था अपने खुद के बनाए भविष्य यानी मीगो और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक नई शुरुआत के बीच। और उन्होंने चुना माइक्रोसॉफ्ट को। अब इस फैसले के पीछे की सोच ये थी कि वो सैमसंग की तरह सिर्फ एक और एंड्रॉयड फोन बनाने वालों की भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनका मकसद था एक बिल्कुल अलग, एक तीसरा पावरफुल ऑप्शन बनना, जिसे टेलीकॉम कंपनियां भी सपोर्ट करें और जो एप्पल और एंड्रॉयड से अलग अपनी पहचान बनाए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर।
माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस पार्टनरशिप का फेलियर और फिर कंपनी का बिक जाना। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कल्चर का टकराव। नोकिया के लूमिया फ़ोन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। नो डाउट हार्डवेयर और डिज़ाइन के मामले में ये फ़ोन शानदार थे, मतलब देखने में कमाल के लगते थे, लेकिन इकोसिस्टम की जो समस्याएं थी उन्हें ये खूबसूरत डिज़ाइन छिपा नहीं सका, और सिर्फ अच्छा दिखना ही काफ़ी नहीं था। देखिए, दोनों कंपनियों के काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ थी नोकिया की फिनिश कल्चर, जहां सब मिलकर आम सहमति से फैसले लेते थे, और दूसरी तरफ थी माइक्रोसॉफ्ट की एग्रेसिव अमेरिकन कल्चर, जहां फैसले ऊपर से नीचे आते थे। इस टकराव की वजह से दोनों के बीच कभी वो भरोसा बन ही नहीं पाया। और आखिर में जो सबसे बड़ी वजह बनी इस फेलियर की, वो था ऐप कैप। मतलब विंडोज फोन पर जरूरी ऐप्स थे ही नहीं, स्नैपचैट जैसे पॉपुलर ऐप्स आए ही नहीं, और जो थे भी वो ठीक से काम नहीं करते थे। अब बिना ऐप्स के कोई भी स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म कैसे चल सकता था? तो नोकिया की इस पूरी कहानी से आखिर हमें क्या सबक मिलता है? एक इतना बड़ा टाइटन आखिर गिरा क्यों? इस पूरी कहानी से 4 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, असली खेल हार्डवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम का है। दूसरी, बहुत ज्यादा कामयाबी अक्सर आपको कॉम्प्लेसेंट बना देती है, मतलब आप बदलाव को अनदेखा करने लगते हैं। तीसरी, नए कॉम्पिटिटर्स को कभी भी कमजोर मत समझिए, भले ही उनका पहला प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो। और चौथी, किसी भी पार्टनरशिप या मर्जर में कल्चरल फिट होना बेहद जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज एआई और इतनी तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में आज का नोकिया कौन हो सकता है? कौन सी वो बड़ी कंपनी है जो इस कहानी को दोहराने के खतरे में है? इस पर सोचिएगा जरूर।